गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था। ठीक है, उस चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने तकरीबन 1967 तक की सारी बातें बता दी थी। ठीक है, अब जो हम चैप्टर इसी को आगे बढ़ाते हुए करेंगे बेटा, लेकिन जो इस चैप्टर के छूटे हुए टॉपिक्स हैं, आई मीन जितना हमने किया था 67 तक का पोर्शन, उससे आगे क्या हुआ आज आप लोगों को वीडियो में यही सब कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, तो भाई हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का 1967 तक आप लोगों ने देख लिया था कि आप लोगों के जवाहरलाल नेहरू के बिना इलेक्शन फेस कर लिया था, लेकिन उस इलेक्शन को राजनीतिक भूकंप का नाम दिया गया था, क्योंकि सेंटर में तोहले देकर कांग्रेस आ गई थी, लेकिन 9 राज्यों से कांग्रेस जा चुकी थी। ठीक है, ऐसा कांग्रेस के साथ पहली बार हुआ था। ओके, अब शुरू होता है जब आपकी 1967 में इंदिरा गांधी सिंडिकेट की मदद से अब एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठ चुकी हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या क्या हुआ, ये बात जब मैं स्टोरी शुरू करूंगी उससे पहले की बात बेटा तुम्हें एक ज़रूर पता होनी चाहिए कि इंदिरा गांधी एक वो महिला थी जो बेहद महत्वाकांक्षी थी, बहुत परिश्रमी थी। ठीक है, ये आ जरूर गई थी सिंडिकेट की वजह से, लेकिन सिंडिकेट में आकर अपना एक अलग मुकाम हासिल करना इसका खुद का टारगेट था। ठीक है, जिसके लिए उसने 1967 से ही प्रयास शुरू कर दिए। तो सबसे पहले तो सिंडिकेट है क्या? सिंडिकेट बेटा कांग्रेस पार्टी के अंदर ही वो कुछ एक ताकतवर और बेहद अनुभवी लोग, यानी सिंडिकेट के अंदर ही कुछ ताकतवर और अनुभवी लोग जो काफी लंबे समय से कांग्रेस के साथ चलते आ रहे थे, वो सिंडिकेट के मेंबर्स थे, जो आप लोगों के नेहरू के साथ भी काम किया था और अब नेहरू के बिना उसकी बेटी के माध्यम से भी काम आगे करना चाह रहे थे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात तो यही कि सिंडिकेट इंदिरा गांधी को लेकर क्यों आई। सिंडिकेट इंदिरा गांधी को 2 रीज़न से लेके आई थी। पिछली वीडियो में भी बताया था कि उसको लाने के 2 रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न तो यही था कि वो आप लोगों की जो इंदिरा गांधी थी वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। दूसरी बात ये थी कि 1967 में उन्हें एक ऐसा चेहरा दिखाना था आपकी जनता को, ताकि उसके दम पर कांग्रेस वोट हासिल कर सके। ठीक है, और सिंडिकेट अगर इंदिरा गांधी को ले आई तो इसके बाद उनका नेक्स्ट पोर्शन था कि किस तरीके से इंदिरा गांधी को अपने कंट्रोल में रखकर जिस तरीके से सिंडिकेट चाहता है देश को चलाया जाए, क्योंकि उनके हिसाब से वो अनुभवी थे, इंदिरा गांधी अनुभवी नहीं थी। ठीक है, लेकिन बेटा जब से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पे आई थी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी खुद की एक पहचान निर्मित करेगी। और वही बात है बेटा, इसको अपनी पहचान निर्मित करने के लिए किसी थर्ड पर्सन से लड़ने की जरूरत नहीं थी। इसकी लड़ाई अपनी ही पार्टी के अंदर विद्यमान सिंडिकेट के वो मेंबर्स थे जो बेहद अनुभवी थे, जिन्हें पॉलिटिक्स का बहुत ज्ञान था। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले इंदिरा गांधी ने इन सिंडिकेट वालों को ही समेटने का काम किया। इंदिरा गांधी बेशक प्रधानमंत्री के पद पे थी, बेशक जब जब इनकी बैठक होती थी तब प्रॉपरली सभी लोग बैठते थे, अपने विचार विमर्श देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी इन्हीं मीटिंग के माध्यम से पहले ही दिखा चुकी थी सिंडिकेट को कि वो बहुत महत्वाकांक्षी है और वो अपनी पहचान बनाना चाहती है जनता के बीच में। ठीक है, जो सिंडिकेट वालों को पसंद नहीं था, यानी कि कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद दोनों के बीच में शुरू हो चुका था। ठीक है, अब इसी वैचारिक मतभेद के चलते दोनों के दोनों काफ़ी बहुत सारे मुद्दे थे बेटा जिस पर इन दोनों की बन नहीं रही थी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने
कांग्रेस पार्टी के बाहर, कांग्रेस पार्टी के बाहर अपने ऐसे समर्थक जुटाने शुरू कर दिए जो इसके सलाहकार साबित हो सके और किसी तरीके से ये सिंडिकेट के प्रभाव से मुक्त हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए इसने 1967 में जब ये बन चुकी है आपकी प्रधानमंत्री, तो इसने अपने आप को एक समाजवादी रूप में ढालने की कोशिश करी। इसने अपनी कांग्रेस को एक वामपंथी विचारधारा वाले को कांग्रेस बनाकर जनता के सामने शो करने की कोशिश करी। वामपंथी विचारधारा बेटा जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, वामपंथी विचारधारा वो विचारधारा है जिसमें गरीबों के कल्याण के बारे में सोचा जाता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ये प्रूव करना चाहती थी कि मैं सबकी हितैषी हूं, मैं सबकी हितैषी हूं। मैंने ये लाइन 2 बार क्यों बोली? क्योंकि आगे ये इसी को हथियार बनाएगी सिंडिकेट के खिलाफ। ठीक है, इस वक्त इसने 10 सूत्री कार्यक्रम पास करवाया था बेटा। 10 सूत्री कार्यक्रम यानी तकरीबन 10 ऐसे काम थे जो टोटली ये दिखा रही थी कि वो जनता की भलाई के लिए करना चाहती है, और इन कामों को उसने शुरुआत भी दे दी थी, जिसमें से 5 बेटा तुम लोगों की बुक में दे रखे हैं जो मैंने भी लिखे हैं। जैसे कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, इसी के माध्यम से इसने आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण करवाना मीन्स आपके सभी जितने भी आपके बैंक थे, 14 बैंक थे, उन सभी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधीन ले आए, सबसे बड़ा हेड बना दिया। अब वही निचले सभी को देखेगा और उन्हीं कानूनों पर उन निचले बैंकों को चलना भी पड़ेगा। ब्याज की दर बहुत ज़्यादा ऊंची ना लोगों से वसूल करेगा और लोगों को लोन वगैरह देकर फायदा देने की कोशिश करेगा, गरीब लोगों को भी। ठीक है, इसलिए इसने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो 1969 में हुआ, ठीक है, जुलाई 1969, याद रखना बेटा, एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे जितना भी मैं बताऊंगी उसमें से। ठीक है, तो 1969 में जाकर इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। इसके बाद इसके 10 सूत्री कार्यक्रम में शहरी संपदा और आय का परिसीमन कर दिया गया। यानी शहरी संपदा यानी जो शहरों की संपदा है, यानी पूरे तरीके से शहर को एक नए सिरे से ढालकर बनाने की प्रक्रिया शुरू की इसने। खाद्यान्न का सरकारी वितरण किया, यानी खाद्यान्न मीन्स अनाज का, खाने की वस्तुओं का, ताकि लोगों तक खाद्यान्न आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा भूमि सुधार के कार्यक्रम भी चलाए। माइंड इट बेटा, जो भूमि सुधार के कार्यक्रम चलाए, यहीं से वो बात उठी थी कि इंदिरा गांधी ने जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए एक कानून पास करवाने की बात शुरू कर दी थी, जिसके कारण इन जमींदारों ने काफ़ी फायदा उठाया था और जमींदारों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया था, ये कह के कि ये हमारी संपत्ति के अधिकार को छीनना चाहती है। ठीक है, ये जाकर आप लोगों का 1978 में जाकर हटेगा ये मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसकी लड़ाई 1967 से शुरू हो चुकी थी। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में होगा, वहाँ तो मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी। इसके बाद बेटा गरीबों की आवासीय भूखंड, यानी गरीबों को रहने के लिए जगह प्रदान करवाई गई थी। करेक्ट है, यानी ये 10 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करके इंदिरा गांधी पूरी तरीके से लोगों में अपनी समाजवादी छवि, वामपंथी छवि, इसको निखारना चाहती थी, लोगों के बीच जाकर अपनी पहचान बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इनका सहारा लिया। इसके बाद आता है बेटा, ये तो एक प्रॉपर इंदिरा बनाम सिंडिकेट है, जितना भी अभी आप लोगों को बोला। इसके बाद आता है बेटा राष्ट्रपति पद का चुनाव। राष्ट्रपति पद का चुनाव जो कि 1969 में ही हुआ था। इस घटना के बाद प्रत्यक्ष तौर पर यह कह दिया गया था, भाई बस अब इसके बाद और नहीं, इसके बाद और नहीं। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने यहाँ पर
अपनी ही पार्टी के साथ गद्दारी कर दी थी, जिसके कारण सिंडिकेट वालों ने इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दिया। हुआ क्या था सुनिए। 1969 में उस वक्त हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखना, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, राष्ट्रपति का पद हो गया खाली। ठीक है, अब राष्ट्रपति पद के लिए शुरुआत कराई गई कि भाई इलेक्शन करवाएंगे। उस इलेक्शन के लिए उस वक्त के तत्कालीन अध्यक्ष नीलम संजीवा रेड्डी को कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक कांग्रेस का आधिकारिक मेंबर बनाकर खड़ा कर दिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेगा। ठीक है, लेकिन अब इंदिरा गांधी को तो पसंद नहीं संजीव रेड्डी, क्योंकि संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी के बीच में काफी समय से अनबन चल रही थी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं थे। ओके, ऐसे में इंदिरा गांधी ने उसी वक्त डिसाइड किया कि इसके एवज में मुझे कोई एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति खड़ा करना पड़ेगा, और छुपे तौर पर उसने हमारे उस वक्त के उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी को मना लिया कि राष्ट्रपति पद के लिए आप भी नामांकन भर दो। ठीक है, इसके लिए वीवी गिरी ने पहले अपने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद वो भी राष्ट्रपति का पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ। इसको एक निर्दलीय उम्मीदवार बनाया गया। निर्दलीय उम्मीदवार वो होता है बेटा जो किसी भी पार्टी का नहीं होता है। इसको स्वतंत्र उम्मीदवार भी बोल देते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी बोल देते हैं। ठीक है, अब उसको भी मेंबर बना के, उम्मीदवार बना के खड़ा कर दिया। अब उम्मीदवार बन के हमारे वीवी गिरी भी खड़े हो गए, उम्मीदवार बन के संजीव रेड्डी भी खड़े हो गए। अब संजीव रेड्डी जब आपके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए तो कांग्रेस का एक नया अध्यक्ष चुना गया, निजलिंगप्पा जी को। ठीक है, और उन्होंने एक व्हिप जारी करी कि जितने भी विधायक हैं, जितने भी कांग्रेस के सांसद हैं, सभी के सभी संजीव रेड्डी को ही वोट करेंगे। और ये बात इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आई। उसने स्पष्ट तौर पर व्यक्त किए अपने विचार और कहा कि सभी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर काम करेंगे, जिसका जहां मन करेगा वहां वोटिंग करेंगे, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो किसको जाकर वोट करे। ठीक है, यहीं से सिंडिकेट के दिमाग में खनक बैठ गई थी कि इंदिरा गांधी कुछ ऐसा करेगी जो कहीं ना कहीं आपकी कांग्रेस में फूट डालेगा। ठीक है, और हुआ भी ऐसा ही। जब रिजल्ट आया इलेक्शन का तो संजीव रेड्डी बुरी तरीके से हार गए और वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति चुन लिए गए। और ये बात सिंडिकेट वालों को पसंद नहीं आई, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उनके खिलाफ जाकर वीवी गिरी का साथ दिया था। इसीलिए 1969 के नवंबर में कांग्रेस पार्टी की दो फाड़ होगी। ठीक है, सिंडिकेट वालों ने अपने में से इंदिरा गांधी को अलग कर दिया। अब दो कांग्रेस बनी, एक इंदिरा गांधी की, एक आप लोगों के सिंडिकेट वालों की। जो कांग्रेस आर बनी, कांग्रेस आर रिक्विजिनिस्ट कांग्रेस बनी, वो बनी आपकी इंदिरा गांधी की। और जिसमें सिंडिकेट वाले रह गए वो बनी कांग्रेस ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, ये दो पार्टियां बनके खड़ी होगी। ठीक है, अब जैसे ही कांग्रेस ओ ने इंदिरा गांधी का साथ छोड़ा, वो तो आ गई अल्पमत में, आनी थी भाई अल्पमत में। तो अब इसको समर्थन देने का काम किया तुम्हारे कांग्रेस आर का समर्थन, इसको समर्थन दिया सीपीआई ने और डीएमके पार्टी ने। यानी नवंबर 1969 से लेकर 1970
के दिसंबर तक इन दो पार्टियों ने इंदिरा गांधी की पार्टी को समर्थन दिया और सरकार एज इट इज चलती रही। ठीक है, लेकिन बेटा इस 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी ने अपने आप को जनता के सामने इस रूप में प्रेजेंट कर दिया कि सभी गरीबों की तेशी मैं ही हूं, तुम सबका भला चाहने वाली मैं ही हूं। ठीक है, जिसके कारण अब जनता का झुकाव दिखने लगा कि अब वो इंदिरा गांधी को पहचानने लगी। ठीक है, और राखा इस वक्त इसने एक बहुत बड़ा वो कहते हैं ना कि उद्घोषणा भी कर दी कि भाई मैं प्रीवी पर्स को हटाऊंगी। प्रीवी पर्स क्या है? प्रीवी पर्स है वो पेंशन रूपी पैसा जो विभिन्न रजवाड़ों के राजाओं को दिया जाता था, जो उन्होंने भारत में मिलते वक्त जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर किए थे तो उनसे ये वादा किया गया था कि आपकी संपत्ति के बराबर आपको पेंशन देती रहेगी सरकार। ठीक है, अब उन्होंने इतनी बड़ी विरासत अगर भारतीय सरकार के नाम कर दी तो भारत सरकार का भी नैतिक धर्म बनता था कि वो उन्हें कुछ फायदा पहुंचाए। लेकिन इंदिरा गांधी की सोच थी कि जो प्रीवी पर्स जा रहा है उन्हें ये गलत है। इसके अनुसार जो प्रीवी पर्स का पैसा है वो पैसा अमीरों के पास जा रहा है। उसने कहा कि उसको रोको और इस पैसे को गरीबों में बांटो, गरीबों तक लेके जाओ, गरीबों के लिए उस पैसे से कोई कल्याणकारी कार्यक्रमों की शुरुआत करो। बस फिर क्या डील थी, गरीब जनता वैसे ही थी और गरीब जनता बिल्कुल रेडी होगी इंदिरा गांधी का साथ देने के लिए। ठीक है बेटा, यानी कि इसमें आप लोगों के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा दिया, कांग्रेस का विभाजन करा दिया और ये भी बता दिया कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आप लोगों की कांग्रेस हार का साथ डीएमके और सीपीआई ने दिया। अब इसके बाद 1971 का इलेक्शन आ गया। ठीक है, इलेक्शन आने की नौबत क्यों आई ये भी सुनिए। 1969 से दिसंबर 1970 तक आपकी जब सीपीआई और डीएमके पार्टी ने कांग्रेस आर का साथ दिया तो लेकिन दे तो दिया, सरकार को तो बचाए रखा, लेकिन बेटा इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं अपनी पहचान के लिए बेहद उत्साहित थी। ठीक है, और भारतीय राजनीति में 52 में जब पहला इलेक्शन हुआ उसके बाद से लेकर अब पहली बार यानी 19-20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में मध्यावधि चुनाव के लिए परिस्थितियां बनने लगी। क्यों? क्योंकि टाइम से पहले ही दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी ने खुद से अपनी सरकार को भंग करने की बात कह दी। ठीक है, अपने हाथों से अपनी ही बनी हुई सरकार को भंग कर दिया। ठीक, बहुत हिम्मत तो चाहिए भाई इस काम के लिए। क्यों? क्योंकि सरकार में तू बनी बैठी है, सरकारी कामकाज तू करने लग रही है, ऐसे में चलती हुई सरकार को भंग करना, बहुत सारों ने कहा कि बेवकूफ़ी कर दी है, लेकिन ये इसकी बेवकूफ़ी नहीं थी बेटा, ये इसके लिए वरदान साबित हुई। कैसे? 1971 में जब इलेक्शन की बातें आई कि भाई इलेक्शन अब तो होंगे क्योंकि उसने भंग कर दी अपनी सरकार, तो ऐसे में मुकाबला हुआ 3 तरह की शक्तियों के बीच में। एक कांग्रेस ओ थी, एक कांग्रेस आर थी, लेकिन इस कांग्रेस आर के साथ सीपीआई पार्टी भी थी। गठबंधन में इन दोनों ने आपसी गठबंधन में इलेक्शन फेस किया था। ठीक है, और जितने भी विपक्षी पार्टियां थी सभी ने मिलकर गठबंधन बना लिया और अपने गठबंधन को नाम दिया ग्रैंड अलायंस का। ठीक है, अब थोड़ी सी बात ये याद रखने की है।
1971 में विपक्षी पार्टियों ने जो गठबंधन बनाया वो कहलाया ग्रैंड अलायंस। 1967 में जो विपक्षी पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया था वो था गैर कांग्रेसवाद। इसमें कंफ्यूज मत होना। 67 गैर कांग्रेसवाद, 71 ग्रैंड अलायंस। ठीक है। इसके बाद इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा था इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया नारा। ठीक है। जनता में अपनी पहचान पहले ऐसी बना चुकी थी कि जिसमें वो ये कहती थी कि मैं जनता की भलाई के लिए हूं, मैं अगर प्रधानमंत्री बन गई तो देश से गरीबी मिटा दूंगी, गरीबों के हित के लिए काम करूंगी। यानी हर तरीके से उसने जो थोड़े से कम प्रभावी, जैसे कि गरीब हुए, महिलाएं हुई, जो आप लोग के पिछड़े हुए समुदाय हुए, मुसलमान हुए, इन सब को अपने साथ जोड़ लिया सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे के माध्यम से। ठीक है। इसने यहां पर गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो कि इंदिरा गांधी के लिए वरदान साबित हुआ। ठीक है। इंदिरा गांधी के लिए वरदान साबित हुआ। और विपक्षी पार्टियां हुई या कांग्रेस हुई, ये उनकी बुराइयां करने में ही लगे रहे। ठीक है। और ऐसे में जब मुकाबला संपूर्ण हुआ, इलेक्शन हो गया और जब इनका रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद एक नई तरह की तस्वीर थी। वो नई तरह की तस्वीर क्या थी कि जिसमें दूर दूर तक जिसकी उम्मीद नहीं थी वो काम हो गया। कांग्रेस जिसमें बहुत अनुभवी महारथी थे, सब धराशायी। इंदिरा गांधी प्लस सीपीआई पार्टी टोटल 520 लोकसभा की सीटों में से अकेले ले गए 375 सीटें। और जितने टोटल वोट पड़े थे उनके 48.4% वोट अकेले कांग्रेस के खाते में थे। इतनी बड़ी जीत अभी तक नेहरू के काल में भी नहीं हुई थी जितनी यहां इंदिरा गांधी ने जीत ली थी। ठीक है। और जो भैया आप लोगों की कांग्रेस थी, यानी इसमें यह भी बता रखा है कि जो कांग्रेस आ रही इंदिरा गांधी वाली, उसने अकेले 352 सीटें जीती थी। यानी ये देखो 352 से 375 होने में टाइम कितना लगता है, केवल 23 सीटें बचती हैं जो कि सीपीआई पार्टी ने जीती है। ठीक है। और जो कांग्रेस था बहुत गंदे तरीके से आ रहा, सिर्फ 16 सीटें ही ले पाया। ठीक है। और जो ग्रैंड अलायंस था, जो बहुत उछल रहा था कि सारे विपक्षी मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे, इन्हें 40 भी सीटें पूरी नहीं मिल पाई। यानी कि यहां पर इंदिरा गांधी बल्ले बल्ले थी। इंदिरा गांधी इतनी बड़ी जीत के साथ जश्न मनाने के लिए रेडी थी। ठीक है। और रहा खा बेटा, इसी 70-71 में पाकिस्तान के साथ हमारी इतनी दिक्कतें रही। आप लोगों ने और चौथे चैप्टर में भी जब पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप कराए थे तो उसमें भी पढ़ा था कि 1970 में जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो गई थी, जिनका साथ इंडियंस ने दे दिया और भारत और पाकिस्तान का 71 में युद्ध हो गया। उस युद्ध में भारत की विजय हुई। भारत की विजय हुई, इसका सारा का सारा श्रेय इंदिरा गांधी को चला गया। सभी ये कहने लगे कि इंदिरा गांधी की रणनीतियां बहुत बढ़िया, और पॉपुलर होगी, और चार चांद लग गए। और वो भी लड़ाई हुई तो जीत गए, उस सामने वाले को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया। ये सब इंदिरा गांधी के खाते में जुड़ते चले गए। और इंदिरा गांधी एक बहुत पावरफुल, बहुत एक्टिव, दुनिया का, सारे जहान का भला करने वाली ऐसी छवि के साथ रेडी होगी जनता के सामने। ठीक है। ये तो था बेटा आप लोगों का सारा पोर्शन। अब इसी चैप्टर का एक
आखिरी टॉपिक है कि भाई कांग्रेस प्रणाली इंदिरा गांधी ने जिंदा रखी। ये जो कांग्रेस प्रणाली पहले वाली थी जो नेहरू के टाइम की थी, वो एक ऐसी कांग्रेस प्रणाली थी जो सबको साथ लेके चलती थी। लेकिन इंदिरा गांधी की कांग्रेस प्रणाली में सबको साथ लेने का कोई ठेका नहीं था। इतनी सारी विचारधाराओं को समेट कर चलना नहीं, वो सिर्फ नेहरू के टाइम में होता था कांग्रेस में। इंदिरा गांधी की कांग्रेस प्रणाली में ऐसा कुछ नहीं था। नेहरू की कांग्रेस प्रणाली में इतने सारे फेमस व्यक्ति थे, ठीक है, जिनके बूते पर कांग्रेस पार्टी जीतती थी। लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ आपकी इंदिरा गांधी थी, ठीक है। यानी एक नेता के दम पर कांग्रेस प्रणाली को जिंदा रखा गया। जो नेहरू वाली कांग्रेस थी उसमें समाज के हर तबके को साथ लेकर चला। लेकिन यहां जो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली अपनाई, इस कांग्रेस प्रणाली में महिलाएं, जितने भी दबे कुचले वर्ग हैं, मुसलमान हैं, देश के गरीब हैं, सिर्फ इन्हीं के समर्थन के सहारे खड़ी थी और इन्हीं के समर्थन के साथ इसने जीत हासिल कर ली थी और आगे भी काम करेगी, ठीक है। तो भाई कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना भले ही होगी थी 71 के बाद, लेकिन परिस्थितियां बेहद बदल चुकी थी। नेहरू के टाइम की कांग्रेस प्रणाली और इंदिरा गांधी के टाइम की कांग्रेस प्रणाली में रात दिन का अंतर आ चुका था, ठीक है। आई होप बेटा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो छोटी छोटी बातें तुम्हें मैंने बताई जो यहां भी नहीं लिखी हुई हैं, प्लीज बेटा उन्हें 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग रेडी कर लेना, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन निकल के आते हैं, ओके। बड़े क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, ये मत कहना कि मैडम ने एक एक बोल दिया तो हम एक एक नंबर की तैयार करेंगे ना। हर तरह के क्वेश्चन बनते बेटा, लेकिन इसमें इतने सारी घटनाएं एक के बाद एक के बाद एक के बाद है, तो यहां से एक नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर बना लेता है क्योंकि उसको पता है बच्चा कंफ्यूज होगा, ठीक है। इसीलिए बहुत अच्छे से वीडियो देखना बेटा और बहुत अच्छे से पेपर की तैयारी करना, ओके। थैंक यू।